गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यद्यपि काफी बड़ा सिद्धांत है और उसको हम कई टुकड़ों में समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के सिद्धांत में प्लेट विवर्तनिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके द्वारा हम किन-किन अ, किन-किन भू आकृतियों को समझ सकते हैं और अ, पृथ्वी पर प्लेटों का वितरण कैसे है, इनका संचरण कैसे होता है, ये डिस्कस करेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जानना ज़रूरी क्यों है? तो विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा ही हम महाद्वीपों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, सागर तल का नीचल का प्रसरण, उनका धँसना, अ, ये जो ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना, सुनामी का आना, ये सारी घटनाओं को हम समझ पाते हैं। इसलिए जो है इस सिद्धांत का जानना अपने आप में बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है और इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानें कि आखिर प्लेट टेक्टोनिक शब्द है क्या? तो प्लेट टेक्टोनिक शब्द में से जो प्लेट शब्द है सबसे पहले है इस शब्द का प्रयोग किया था जेटी विल्सन महोदय ने। और इससे उनका आशय क्या था? तो पृथ्वी का जो स्थल रूप है, स्थल खंड है, वो दृढ़ भूखंडों से बना हुआ है, कई सारे दृढ़ भूखंडों से बना हुआ है, जिसको उन्होंने प्लेट शब्द कहा। और फिर अ, प्लेट शब्द को लेकर के जो मैकेंजी और पार्कर महोदय थे, उन्होंने बताया कि जहाँ पे सागर नीतल का प्रसरण हो रहा है, जहाँ नीचे से सागर में से नए लावा निकल रहे हैं, मैग्मा निकल रहा है और मैग्मा नई चट्टानें बन रही हैं, तो वहाँ पे जहाँ लावा निकल रहा है, वहाँ पे नई चट्टानें हैं और जैसे-जैसे उस क्षेत्र से हम दूर जा रहे हैं, वैसे-वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती जा रही है, पुरानी होती जा रही है। तो अ, इस अ, सिद्धांत के रूप में प्लेट टेक्टोनिक को पूरे सिद्धांत के रूप में मॉर्गन महोदय ने प्रतिस्थापित किया और उसके बाद ही हम इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से समझ पाते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक है क्या? तो जैसा कि टेक्टोनिक शब्द के बारे में हमको जानकारी है कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है गति करना या किसी चीज़ को बिल्डिंग करना, कोई किसी चीज़ का निर्माण करना। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का अर्थ हुआ कि प्लेटों का निर्माण होना या प्लेटों के द्वारा गति से वस्तुओं का भू आकृतियों का निर्माण होना। तो प्लेट को समझने के लिए हम सबसे पहले तो ये समझें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे काम करती है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम देखते हैं कि सबसे जो बाहरी अ, घेरा है पृथ्वी का, उसको हम क्रस्ट या भूपर पट्टी के नाम से जानते हैं। उसके नीचे के हम हिस्से को अ, मेंटल या अभ्यंतर के नाम से जानते हैं और तीसरा हिस्सा क्रोड या कोर के नाम से जानते हैं। जो हमारी पृथ्वी की गहराई है वो 6378 किलोमीटर के लगभग है। अगर हम सतह से लेकर के अंदर पृथ्वी के केंद्र तक जाएँ तो 6378 किलोमीटर तक की गहराई में हमको जाना होगा। जो कोर है इसको 2 भागों में बाँटते हैं, मेंटल को भी 2 भागों में बाँटते हैं और इवन अब हम क्रस्ट को भी 2 भागों में बाँटते हैं। तो जो हमारा क्रस्ट है, उसको हम स्थल मंडल कह लें और वो स्थल मंडल को हम पुनः 2 हिस्सों में बाँट लें कि एक जो है वो दृढ़ खंड का हिस्सा है और उसके नीचे जो मेंटल है, मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है एस्थेनोस्फीयर जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं, वो पिघली हुई अवस्था में है। पिघली हुई अवस्था में क्यों है? क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थों की गर्मी के कारण वो लावा के रूप मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो गया है और जब वो उसमें गर्मी उसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होना चाहती है, तो जिधर की तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, वो प्लेटों को भी अपने साथ उधर की तरफ ही खिसका ले जाती है। तो जो हमारी ऊपर पट्टी का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, जिसको हम धरातल की सतह कहते हैं, उस धरातल की सतह पर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समतल मैदान, मरुस्थल ये सब तो हैं ही, साथ ही साथ समुद्रों को भी हम उसी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आप इस भ्रम में न रहें कि जब हम स्थल मंडल की बात कर रहे हैं या पृथ्वी के ऊपर पट्टी की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्थलीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्थल और जल दोनों के विषय में ही हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी जो गहराई है, वो लगभग 200 किलोमीटर तक की होती है स्टेनोस्फीयर की और इसी पर हमारी एनर्जी रिलीज़ होती है और ऊपरी 100 किलोमीटर में जो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स का मूवमेंट इसके कारण होता है।
जो दूसरा फिगर है, इसको आप देख सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर जो ऊपरी मंडल है, दुर्बलता मंडल है और मेंटल का ये ऊपरी हिस्सा है। यहाँ पे जब ऊष्मा ऊपर की ओर उठती है, तो ऊपर उठ करके वो कहीं से मुक्त होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो मुक्त होने के लिए जो स्थल है उसको ऊपर उठाएगी, अगर ऊपर उठाने में कामयाब हो गई या उसे तोड़ने में कामयाब हो गई, तो वहाँ से वो ज्वालामुखी के रूप में फट करके बाहर आ जाएगी और अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो क्या करेगी वो अ, अपने लेटरल मूवमेंट करेगी, क्षैतिज रूप से गति करेगी, या तो अपने दाहिने जाएगी या अपने बाएँ जाएगी। तो इसका अर्थ हुआ कि जो प्लेटों का मूवमेंट है, जो प्लेटों की गति है, वो भी 2 प्रकार से होगी। या तो वो ऊपर उठेंगे और नीचे धँसेंगे, या तो वो अपने पार्श्वों में किनारे की ओर खसकेंगे। तो हम इसके मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट्स के रूप में आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो जब अ, मैग्मा ऊपर उठाता है अ, इनको जब मैग्मा ऊपर उठाता है, तो मैग्मा ऊपर उठाने के कारण वहाँ पे कटकों का निर्माण होता है, पहाड़ी नुमा आकृतियाँ बनती हैं, ऊँचे स्थल बनते हैं जिसको हम रिज कहते हैं। और जब प्लेटें खिसकती हैं, जब प्लेटें यहाँ से खिसकती हैं और जा कर के किसी और प्लेट से टकरा जाती हैं और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धँस जाती है। स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा गरू होगा, जो ज़्यादा भारी होगा, वो नीचे की ओर धँसेगा। जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा। आप हम अपने आस-पास के जीवन में दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जिसका चरित्र ओछा होता है, वो ज़्यादा उछलता है, जो ज़्यादा गुरु गंभीर होता है, वो शांत रहने का प्रयत्न करता है। तो जो यहाँ पे जो प्लेटें आएँगी, भारी प्लेटें, वो टकरा करके नीचे चली जाएँगी, धँस जाएँगी, तो उसके कारण महासागरीय गर्तों का निर्माण होता है, ट्रेंचेज़ का निर्माण होता है। जबकि जब मैग्मा ऊपर उठा देता है पहाड़ी के नुमा आकृति को, तो उसको हम रिज कहते हैं। तो इस तरह से प्लेटों की गति होती है क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से और उनके नीचे धँस जाने से या ऊपर उठ जाने से ट्रेंचेज का और रिजेस का निर्माण होता है। तो जो प्लेटों का वितरण पूरी पृथ्वी पर है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार ऊपर पे पट्टी 7 बड़ी प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कई सारी किताबों में आपको उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दोनों एक साथ मर्ज मिलेंगी, इसलिए उसको उसकी संख्या 6 ही बताई जाती है। लेकिन चूँकि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे ऑथेंटिक उत्तर एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही माना जाता है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसे साथ ही समझें। और जो प्लेटें हैं, प्लेटों को हम प्राइमरी प्लेट, सेकेंडरी प्लेट और टर्शियरी प्लेट्स के रूप में या मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स के रूप में भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी प्लेट्स हैं, द्वितीय क्रम की जो प्लेटें हैं, द्वितीय क्रम की प्लेटें क्या हैं और सबसे बड़ी प्लेटें क्या हैं? तो बड़ी प्लेटें वो प्लेटें हैं जिनका जो क्षेत्रफल है वो 60 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो उनको हम बड़ी प्लेटें कहते हैं पृथ्वी पर। और द्वितीय क्रम की प्लेटें जिनका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा परंतु 60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से कम होता है, तो उनको हम द्वितीयक या माइनर प्लेट्स हैं के नाम से जानते हैं। तो जिसमें से 15 प्लेटों को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, नाज़का प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, अरेबियन प्लेट, यांगत्से प्लेट, कैरेबियन प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपींस प्लेट, न्यू हर्बिडियस प्लेट, कोकोस प्लेट, बर्मा प्लेट, कैरोलिना प्लेट, स्कॉसिया प्लेट, अमूरियन प्लेट, सोमाली प्लेट्स और ओखस्टर प्लेट। इसके अलावा जो माइनर माइक्रो प्लेट्स हैं, एकदम छोटी-छोटी का अर्थ हुआ कि पृथ्वी के लिहाज से छोटी-छोटी, हमारे लिहाज से तो काफ़ी बड़ी हैं। तो 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से ज़्यादा कम जिनका क्षेत्रफल होता है, उनको हम माइक्रो प्लेट्स कहते हैं या टर्शियरी प्लेट्स कहते हैं और इनकी संख्या अभी तक 71 आइडेंटिफ़ाई की गई है। ये संख्या लगातार बढ़ती रहती है, जैसे-जैसे हम नई को खोज पाते हैं या कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेटें किसी बड़ी प्लेट में टकरा करके समाहित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उनकी संख्या घट भी सकती है। तो 71 से अधिक छोटी प्लेटें हैं, जिनमें से पनामा प्लेट, इरानियन प्लेट, एड्रियाटिक प्लेट, मानस प्लेट, टोंगा प्लेट, मारियाना प्लेट्स, बर्ड्स आई प्लेट, इस तरह की प्लेटें हैं और इनको हम प्लेट्स को 3 कैटेगरी में बाँट करके आइडेंटिफ़ाई करते हैं। लेकिन जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे है, उन्होंने जो नया क्लासिफ़िकेशन किया है, उसमें उन्होंने इतनी सारी प्लेटों को
मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स में नहीं बाँटा है, बल्कि उन्होंने उनको 15 मेजर प्लेट्स में बाँट लिया है। तो जो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि 7 बड़ी प्लेटें हैं एनसीईआरटी के अनुसार, वो अगर उनको हम यहाँ पे देखें, यद्यपि ये जो मैप है, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का ही मैप है और उसी मैप को हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे। तो जिन प्लेट्स को हम समझने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ये पहली जो प्लेट है वो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इन दोनों को हम अलग-अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि ये कैरेबियन प्लेट के द्वारा बीच में अलग कर दी जाती है। अभी हम लोग जान रहे थे कि जो छोटी प्लेटें हैं, माइक्रो प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, उनमें से कैरेबियन प्लेट और कॉकॉस प्लेट है, तो इनके द्वारा ये अलग कर दी जाती है, इसलिए हम इनको उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट कहते हैं। अब ये ना समझें कि ये सिर्फ़ अमेरिका महाद्वीप में ही फैली हुई है, ये तटवर्ती समुद्री इलाके में भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये हिस्सा है, जो अटलांटिक का इधर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और प्रशांत के इधर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सब इसी प्लेट के अंतर्गत है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इसके जब हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो ये है हमारा अफ्रीकन प्लेट में अटलांटिक प्लेट का काफ़ी हिस्सा है और अफ्रीका महाद्वीप संपूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में भी कई सारी छोटी प्लेटें सम्मिलित हैं, जैसे यहाँ पे सोमालियन प्लेट है, इधर की तरफ अरेबियन प्लेट है और कालांतर में लगभग 1 से डेढ़ करोड़ साल बाद ऐसा होगा कि यहाँ पे इस रिफ्ट वैली के सहारे जो यहाँ पे ये रिफ्ट वैली काफ़ी लंबी सी 10,000 मील के लगभग जो लंबी लिफ्ट रिफ्ट वैली है, इसके सहारे ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, जो सिंह के आकार का हिस्सा हमको दिखाई देता है यहाँ पे सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया का निकला हुआ हिस्सा, ये अलग द्वीप समूह या महाद्वीप के नाम से जाना जाएगा और ये अलग महाद्वीप हो जाएगा और बीच में एक सागर का निर्माण हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्लेटें देख ली, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। चौथी हमारी जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट है। यूरोप और एशिया को मिला कर के इस प्लेट का निर्माण हुआ है। इसमें भी अनेक छोटी-छोटी प्लेटें हैं, इधर की तरफ एडियाट्रिक प्लेट, इधर की तरफ मेडिटेरियन प्लेट, इधर की तरफ यांगत्ज़े प्लेट, अ इधर की तरफ कामचटका प्लेट, कई सारी छोटी-छोटी प्लेटों को मिला कर के भी इन प्लेट्स का निर्माण हुआ है और यहाँ के बाद जो ये फ़ॉल्ट लाइन बनती है, इस फ़ॉल्ट लाइन के दक्षिण में इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का विस्तार है। ये भारत की प्लेट है और ये ऑस्ट्रेलियन की प्लेट है। यद्यपि यहाँ पे हम एक अलग ही प्रकार की भूगर्भिक गतिविधियों या संचरण को देखते हैं कि जिसके कारण ये भारत का जो ये हिस्सा है, ये उत्तर-पूर्व की ओर खिसकता जाता है, जिसके कारण यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है और अभी भी इसकी ऊँचाई बढ़ रही है और जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गति थोड़ी अलग तरीके से है। इसलिए यूएस जियोलॉजिकल सर्वे इन दोनों को अलग-अलग प्लेट्स कहता है, लेकिन अभी हम इसको इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के रूप में एक ही साथ पढ़ते हैं। और इसके बाद जो अगली प्लेट है, वो है पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट, जो काफ़ी बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट के रूप में इसको हम देखते हैं। इसमें मरियाना प्लेट, फिजी प्लेट, ये सब छोटी-छोटी कैरोलिना प्लेट्स, ये सब छोटी-छोटी प्लेटें भी सम्मिलित हैं। और जो 7वीं प्लेट है, वो है अंटार्कटिक प्लेट, जो दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें और लगभग 15 छोटी प्लेटें हैं और 71 अति छोटी प्लेटें, अति सूक्ष्म प्लेटें सम्मिलित की गई हैं। तो ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का ये मैप है और उन्होंने मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हमारे स्थलमंडल की महत्वपूर्ण प्लेट्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया है। तो ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अंटार्कटिक प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट्स है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है इधर की तरफ, ये कैरेबियन प्लेट्स है यहाँ पे, ये कॉकॉस प्लेट है ठीक उसके बगल में, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, जुआन डी फुआ प्लेट यहाँ पे अमेरिका के अ, उत्तर पश्चिमी हिस्से में जुआन डी फू का प्लेट जो अलास्का के नीचे है, नाज़का प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। ये पैसिफिक ये मैप चूँकि हमने यहाँ अमेरिका को सेंटर में रख कर के बनाया हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका ने, इसलिए हमको ये मैप इस तरह से दिखाई दे रहा है। जबकि जो पारंपरिक मैप होते हैं उसमें ब्रिटेन को सेंटर में रख कर के बनाया जाता है, तो उसके दोनों ओर दिखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे पैसिफिक प्लेट एक साथ दिखाई दे रही है, जबकि जो हम
पिछला मैप देख रहे थे उसमें पैसिफिक प्लेट 2 हिस्सों में टुकड़ों में दिखाई दे रही थी। वहाँ पे यूरेशियन प्लेट एक हिस्से में दिख रही थी और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट 2 हिस्सों में टूटी हुई दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट 2 हिस्सों में टूटी हुई दिखाई पड़ रही है। तो और उसके बाद फिलीपींस प्लेट है और फिर स्कॉर्शिया प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो ये 15 मेजर प्लेट्स हैं जिसको यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने आइडेंटिफाई किया है और होप हम लोग की एनसीईआरटी जब रिवाइज होगी तो वो इन जियोलॉजिकल प्लेट्स को ही कंसीडर करेंगे। जो प्लेटें होती हैं जैसा हम जान गए कि पूरी पृथ्वी अलग-अलग प्लेटों में बटी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब प्लेटों में गति हो रही है, तो गति एक ही तरह से नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि सभी प्रकार जो प्लेटें हैं, वो एक तरह से आगे बढ़ती हैं या एक ही तरह से पीछे हटती हैं या एक ही तरह से ऊपर उठती हैं, एक ही तरह से नीचे धँसती हैं, ऐसा नहीं होता है। प्लेटें अपनी स्थिति के अनुसार, ऊष्मा के अनुसार और मटेरियल के अनुसार, जिस पदार्थ से वो बनी हुई है, केमिकल कंपोज़िशन के अनुसार, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो उनकी जो गतियों को हम 3 तरह से आइडेंटिफ़ाई करते हैं। एक कन्वर्जेंट प्लेट, दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट और तीसरा ट्रांसफॉर्म प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट्स क्या होती हैं? तो जब 2 प्लेटें परस्पर आकर के एक-दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। तो जब 2 प्लेटें मिल रही हैं और दोनों प्लेटों की सीमाएँ परस्पर आकर के आगे मिल जा रही हैं, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अभिसरण प्लेट की सीमा। अभिस अभिसारी प्लेट की सीमा, यहाँ पे प्लेटें आकर के अभिसरण करती हैं, मिलती हैं। और दूसरा है अ, अपसरण। अपसरण यानी कि दूर जाना, डाइवर्ज होना, अलग-अलग दिशा में जाना। तो जब प्लेटें एक-दूसरे से दूर हटती हैं, तो दूर हटने के कारण वहाँ पे रिजेस का निर्माण होता है। जब 2 प्लेटें आपस में आकर के मिलती हैं, तो एक नीचे जाती है और एक ऊपर उठती है। तो जो नीचे जाती है उसके कारण ट्रेंचेस का निर्माण होता है, तो उसको हम अभिसरण प्लेटें और जो दूर जाती हैं उसको हम अपसारी प्लेटें कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो प्लेट की गति होती है उसमें प्लेटें एक-दूसरे से टकराती नहीं है बल्कि अगल-बगल से निकल जाती हैं, साइड-साइड से निकल जाती हैं। तो साइड से निकलने के कारण जब उनके किनारे टकराते हैं तो जब उनके किनारों के मिलने की संभावना रहती है तब हम उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और तो सीमा और किनारा ये 2 अलग-अलग शब्द हैं जिनको हमको समझना होगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि सीमा क्या है और हमारी किनारा क्या है। तो यहाँ पे जब 2 प्लेटें परस्पर एक-दूसरे के समीप आ रही हैं, संपर्क में आ रही हैं, तो उनके बीच का जो क्षेत्र है वो सीमा कहलाएगा और कोई अगर सिंगल प्लेट है, अकेली प्लेट है, तो जो उसका किनारे का हिस्सा है, उसका तटवर्ती हिस्सा है, उसको हम प्लेट मार्जिन कहेंगे या प्लेट का किनारा कहेंगे। तो प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और जब प्लेटें आपस में कन्वर्ज होती हैं, तो मिलती हैं, टकराती हैं, तो ट्रेंचेज़ का निर्माण होता है, यहाँ पे आप देखिए। और सिर्फ़ ट्रेंचेज़ का ही निर्माण नहीं होता है, उनके कारण भूकंप भी आते हैं और उनके कारण अ, ज्वालामुखी की घटनाएँ भी होती हैं। जब प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, तो रिजेज़ का निर्माण होता है, पहाड़ी कटक बनते हैं समुद्रों में या नए चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ट्रांसफ़ॉर्म बाउंड्रीज़ होते हैं, तो ट्रांसफ़ॉर्म बाउंड्रीज़ के कारण भी ये ब भूकंप की घटनाएँ आती हैं, ज्वालामुखी की घटनाएँ होती हैं और रिजेस का भी निर्माण होता है। तो ये 3 तरीके से ये अ, इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है और ये प्रक्रिया सतत रूप से चक्रीय रूप से चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो बन गया वो कभी मिटेगा नहीं। जो बन गया वो धँस सकता है, वो प्लेट नीचे जा सकती है, नीचे जाकर के वो मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। कुछ हिस्सा मैग्मा का ऊपर निकल कर के दृढ़ भूखंड के रूप में परिवर्तित हो सकता है, तो ये चक्रीय रूप से निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। और अब अगर हम उनके संचरण के आधार पे पृथ्वी के पर जो पाए जाने वाले क्षेत्र हैं, उनको अगर हम समझना चाहें कि कैसे किन स्थितियों में किस आकृति का निर्माण हुआ है, तो जहाँ पे भी प्लेटें कन्वर्ज हुई हैं, तो वहाँ पे ट्रेंचेज़ बनी हैं और ट्रेंचेज़ जहाँ पे बनी हैं, वहाँ पे वो ज्वालामुखी के बड़े केंद्र हैं, भूकंप के बड़े केंद्र हैं। तो उसको लोकप्रिय रूप से नाम दे दिया गया है रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला। तो अग्नि मेखला न्यूजीलैंड से शुरू होता है, ट्रेंच होते हुए, मरियाना ट्रेंच होते हुए, फिलीपींस द्वीप समूह, कैमचटका, जापान
अलास्का, अमेरिका होते हुए दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला तक रॉकेट से होते हुए एंडीज तक पहुंचता है और इस तरह से एक लड़ी का निर्माण करता है। तो इसको हम रिंग ऑफ फायर या अग्नि मेखला के नाम से जानते हैं। अग्नि मेखला क्यों कहते हैं? क्योंकि लगातार यहाँ पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं इन क्षेत्रों में, तो वहाँ से अग्नि निकलती रहती है, गर्म लावा निकलता रहता है, इसलिए हम इसको अग्नि मेखला कहते हैं। इसी क्षेत्र में भूकंप भी सबसे ज़्यादा आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में सुनामी की घटनाएँ भी सर्वाधिक होती हैं। जब भूकंप समुद्री क्षेत्र में आते हैं, जिसके कारण उनका जल अ, तो तटवर्ती इलाकों में तेज़ी से बढ़ता है, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। जब प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं, तो रिजेस का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है। तो देखते हैं हम पृथ्वी पर कटक कहाँ-कहाँ पे अभी निर्मित हो रहे हैं। जुआन डू फूका के रीज जो यानी कि उत्तरी अमेरिका के हिस्से में पूर्वी पैसिफिक रीज क्योंकि ये अमेरिकन प्लेट जो है और पैसिफिक प्लेट ये दोनों परस्पर एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, या खिसक रही हैं। ये अमेरिकन प्लेट इधर से इधर की तरफ से आती है, लेकिन पैसिफिक प्लेट यहाँ से दूर जाती है। इसके कारण यहाँ पे रिज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे पैसिफिक अंटार्कटिक रिज का निर्माण हो रहा है क्योंकि इधर की तरफ अंटार्कटिक की प्लेट है और ये पैसिफिक प्लेट इधर की ओर खिसक रही है। और यहाँ पे इंडियन प्लेट है, ये जो हिस्सा है अ, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ये अलग ही उत्तर की ओर खिसक रही है। इसके कारण भी यहाँ पे 2 डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रहा है और रिजेस का निर्माण हो रहा है। और सबसे फेमस मिड अटलांटिक रिज जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते हैं कि यहाँ पे रिज का निर्माण, कटक का निर्माण हो रहा है और हैरी हेस महोदय ने 1960 के दशक में इसी के अध्ययन के आधार पे महासागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत को पर आगे जाकर के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की नींव पड़ी। जो अ, इन जो कटक और ट्रेंचेज निर्मित हुए, खाइयाँ निर्मित हुई, तो अगर हम एक साथ पूरी पृथ्वी को देखना चाहें, तो हमारी पृथ्वी का मैप हमको ऐसा दिखाई देगा जो आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये भूकंप और ज्वालामुखी के डॉट्स हैं, मतलब इन क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएँ आ सकती हैं, होती हैं, होने की संभावना रहती है। तो आप देखिए सबसे सघन रूप से ये रिंग ऑफ फायर के समीप इसका विस्तार हुआ है। इसके अलावा ये जो श्रेणी है यहाँ पे भी काफ़ी सघन रूप से भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाओं की संभावना बन रही है और जो रेड रंग की लाइन हमको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे मोटे रंग की, तो ये हमको बताती हैं कि यहाँ पे प्लेटें कन्वर्ज हो रही हैं, यानी परस्पर मिल रही हैं, अभिसारी प्लेटें हैं। अभिसारी नायिकाएँ भी होती हैं, साहित्य को जो आप लोग में से रुचि रखते होंगे, जो अपने प्रेमी से मिलन के लिए या प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलन के लिए जाते हैं, तो उनको अभिसारी नायक या अभिसारी नायिका कहते हैं। वैसे ही जहाँ पे जब 2 प्लेटें मिलती हैं, तो उनको अभिसरण या अभिसारी प्लेटें कहा जाता है। और जो आपको व्हाइट रंग के डिमार्केशंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बता रहे हैं डाइवर्जेंट का, विक्षोभ का। ये एक-दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे कोई मिलन होगा तो किसी न किसी की तरफ जुदाई भी होगी, कोई अलग भी हटेगा उससे। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि सब कुछ जुड़ा नहीं रह सकता, किसी न किसी को हटना पड़ेगा। और तो ये हिस्सा डाइवर्जेंट प्लेट का हिस्सा है जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, अंटार्कटिक प्लेट का, इधर की तरफ पैसिफिक प्लेट, इधर की तरफ अंटार्कटिक प्लेट, ये अ, अमेरिकन प्लेट और ये अफ्रीकन प्लेट, ये इनके बीच में डाइवर्जेंट का भी अ अ, वो बन रहा है, डाइवर्जेंट का सीन बन रहा है और प्लेटें डाइवर्ज हो रही हैं, एक-दूसरे से दूर जा रही हैं। और जो ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही हैं इनके बीच-बीच में, तो इसका अर्थ हुआ कि ये प्लेटें एक-दूसरे से आस-पास से खिसक जा रही हैं। अब ऐसा क्यों है कि टुकड़े-टुकड़े में, टूटे-टूटे अवस्था में व्हाइट भी दिखाई दे रहा है, ये रेड भी दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन भी दिखाई दे रहा है। ये इसलिए है क्योंकि हम अभी ही पढ़ रहे थे कि पृथ्वी पर लगभग 7 बड़ी प्लेटें, 15 छोटी प्लेटें और 71 सूक्ष्म प्लेटें हैं। तो ये सारी प्लेटें जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि जहाँ पे हॉट स्पॉट्स होते हैं, तो हॉट स्पॉट की ऊर्जा अलग-अलग होती है, ऊष्मा अलग-अलग होती है। तो जैसी ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा के कारण वो अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग गति से ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कहीं पे जो अ, भारी पदार्थों की प्लेटें होती हैं, जिनको हम महासागरीय प्लेटें कहते हैं, उनमें मैग्नीशियम, फेरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो
जो भारी होगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। एक्सेलरेशन का नियम भी कहता है, आप लोगों में से जिन लोगों को फिज़िक्स में थोड़ी बहुत रुचि रही है, वो जानते होंगे कि जिस वस्तु का भार ज़्यादा रहे, उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ती हैं, जो हल्की प्लेटें होती हैं, वो अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती हैं। तो इसी कारण हमको यहाँ पे फ्रैक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये प्लेटों का वितरण समझ में आया होगा। प्लेटों के संबंध में जो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे और ये जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सिद्धांत हैं अगले वीडियो में, जो प्लेट विवर्तनिक से पहले आए और प्लेट विवर्तनिक उनके आधार पर विकसित हुआ।